अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। नाजरीन, आज इंटरबैंक में जो है वो डॉलर की कदर में कमी वाक़ हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है तिजारत के हवाले से। पाकिस्तान में दो तरफ़ा बार्टर तिजारत के हवाले से पेशरफ्त हुई है। बार्टर सिस्टम से पाकिस्तान अशिया के बदले अशिया बरामद कर सकेगा और पाकिस्तान से अशिया जो है वो ईरान और अफ़गानिस्तान, रूस में जो है वो भेजी जाएंगी और रूस से पाकिस्तान को खाम तेल मिलेगा। इसके अलावा अफ़गानिस्तान और ईरान से जो है पाकिस्तान दीगर अशिया बरामद कर सकेगा। अगर हम लोग बात करें कौमी ख़जाने में तो ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी देखने में आई है और कमी भी वाज़े कमी देखी गई है। और बजट के हवाले से हम लोग प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। आइंदा बजट के हवाले से हिकमत अमली क्या रखी गई है, कौमी ख़जाने के हवाले से हम लोग बात करेंगे कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम हैं। बजट को $290 के हिसाब से जो है वो बनाया गया है। इन केस फ्यूचर में डॉलर में अगर तब्दीली होती है, डॉलर के रेट्स हाई होते हैं या कम होते हैं, तो आने वाले बजट में इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से भी हम लोग बात करने वाले हैं। और महंगाई के हवाले से अगर बताएं तो वज़ीर मुमलिकत जो हैं उन्होंने वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा ने वाज़ेह तौर पे ये बताया है कि आइंदा बजट में महंगाई में कमी नहीं हो सकती। अलबत्ता महंगाई बढ़ ज़रूर सकती है क्योंकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम हैं और बजट में जो है कोई महंगाई के हवाले से कमी मुतवक्के नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हमज़ा गिलानी। उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। हमसे सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का अहवाल क्या रहा? आज कराची स्टॉक मार्केट का आगाज ग्रीन जोन से हुआ था। जी। आज भी हमने देखा कि सरमायाकार का एतमाद बहाल रहा, जिसकी वजह से हंड्रेड इंडेक्स पॉजिटिव स्केल पे रहा और हंड्रेड इंडेक्स का जो इख्तिताम है ट्रेडिंग का वो 41,300 पॉइंट्स की नफसातियत पे हुआ। 70 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। ओवरऑल आज करेक्शन भी देखी गई, रिकवरी भी देखी गई। बजट कैसा होगा, बजट में कौन कौन से इकदाम उठाए जाएंगे, कौन कौन से टैक्सेस लगने जा रहे हैं, कौन कौन से टैक्सेस में कमी होगी, एक जो कैफियत में इस वक्त सरमायाकार आया हुआ है तो वो एहतियात कर रहा है कि कराची स्टॉक मार्केट में नफातुल्ला वो कारोबार कर रहा है, बहुत देखभाल के वो शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं और ब्लू चिप कंपनीज पे भी इसके असरात मुरतब हुए हैं। तहम सीमेंट सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख का सिलसिला देखा गया है आज। ओवरऑल इस वक्त कराची स्टॉक मार्केट जो है वो ग्रीन स्केल पे तो बंद हुई है, लेकिन उसमें करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट के अंदर मैं कहूँगा कि जैसे 2 दिन में बड़ी तेजी थी कारोबारी हफ्ते के, हमने ट्यूसडे को और मंडे को हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त तेजी रही, 375 और 330 पॉइंट्स के इजाफे इसमें देखे गए। तो आज ऐसा नहीं था, मार्केट रेड जोन में भी आई, ग्रीन जोन में भी आई, 100 इंडेक्स मिला जुला नीचे रुझान रहा। बिल्कुल मिला जुला रुझान रहा। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट की पोजीशन आज बेहतर रही और वो लोग ठीक। देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि इस वक्त बजट के अंदर जो तजावीज़ सामने आ रही हैं और बजट के अंदर जो तरक्याती हदफ रखे गए हैं, टैक्सेस के हदफ रखे गए हैं, तो उससे वो अज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बजट के अंदर मजीद टैक्सेस लगेंगे, तो बहुत मोहतात हो गया है इन्वेस्टर इस वक्त। ठीक। अगर डॉलर के हवाले से बात करें तो पिछले 2 से 3 दिनों में डॉलर में वाज़े कमी देखी गई थी और डॉलर जो है वो ₹10 से भी ज़्यादा बल्कि कम गया था। ओपन मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस थे, इंटरबैंक में डिफरेंट प्राइसेस थे। आज अगर बात करें तो डॉलर की ट्रेड जो है वो बढ़ी है, यानी कि डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया है। इस हवाले से क्या इंटर बैंक कहेंगे आप? में डॉलर ट्रेडिंग का अख्ताम 30 पैसे इजाफे से हुआ है। इंटर बैंक में इस वक्त डॉलर 285 रुपये 68 पैसे पे बंद हुआ है और कल 285 रुपये 38 पैसे पे बंद हुआ था, यानी कुल 30 पैसे का इजाफा इंटर बैंक मार्केट में हुआ है डॉलर की कदर में। ठीक। ओपन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कल एक बड़ा गैप आ गया था। ओपन मार्केट में डॉलर रिवर्स हुआ, 200 रुपये पे 299 रुपये पे ट्रेड हुआ। तो मैं आपको वाजे कर दूं कि इस वक्त डॉलर दोबारा रिवर्स हुआ है और 301 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, यानी स्टेट बैंक की मदाखलत रोक नहीं पाई जी। डॉलर की कदर को, क्योंकि डॉलर की जो अवेलेबिलिटी है वो ठीक है मार्केट में हमजा, नहीं है। आपसे इस हवाले से अपडेट्स लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तारिक यूसुफ ने। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बताइएगा, बजट सर पे है, बजट में जो है वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने वाज़े तौर पे ये कहा है कि हम लोग टैक्स फ्री बजट नहीं दे सकते। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बजट कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अश्योरेंस दी है कि बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा जी। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। हमारी ख्वाहिश भी यही है और हम उम्मीद भी यही करते हैं। इस वक्त जो हमारे पास सीरियस कंसर्न है वो पावर प्राइस का है, क्योंकि हालिया 2 महीनों में बिजली की कीमत जिस तेजी के साथ बढ़ी है, जो तकरीबन 70% के करीब है, इसमें हर साइज की इंडस्ट्री जो है वो मुतासिर हुई है और हम समझते हैं कि बजट प्रपोजल में इस एस्पेक्ट को
सामने रखना पड़ेगा। अगर हम रीजनल कम्पिटिटिवनेस में फेल हो गए तो हमारे हाथ में एक्सपोर्ट मार्केट नहीं रहेगी। ना सिर्फ ये कि बल्कि जो लोकल सप्लाईज हैं वो भी बहुत मुतासिर हो जाएंगी, रोजगार के मौके जो हैं वो भी मुश्किल हो जाएंगे। 22 रुपए से 42 रुपए हो जाना पावर का एक नाकाबिल कबूल एलिमेंट है। तो हमने एक मेजर हमारा जो एम्फेसिस है वो पावर प्राइसेस पे है। उसके अलावा गैस की शॉर्टेज जो है कराची में वो परसिस्टेंटली चल रही है। अभी भी हफ्ते में 2 दिन गैस बंद होती है। इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि बजट में ऐसे इक़दाम कंसिडरेशन में लिए जाएं कि वी कैन अपडेट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ गैस पर्टिकुलरली इन कराची एंड इन द इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये 2 हैं। इसके अलावा फ्रीली इंपोर्ट, प्रायोरिटी लिस्ट, सेल्स टैक्स का टैरिफ। देखें, हम जो इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़ वो डॉलर टर्म्स में करते हैं। हमने 190 रुपए के डॉलर में इंपोर्ट किया, उस पर 17% टैक्स दिया। आज हम उस 286 रुपए के डॉलर में इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर हम 18% टैक्स दे रहे हैं। तो इनफैक्ट इंसिडेंस क्या आ रहा है कि उसी एक यूनिट पे जो $1 का आता था उस पर अब 36% पिछले साल की निस्बत 80% उसी एक लागत के ऊपर 80% का फर्क आ गया है। टैक्स इंसिडेंस जो है वो 36% के करीब पड़ा है। अच्छा तारिक साहब, ये बताएं कि हम तो आईएमएफ की मुशावरत से बजट बनाने जा रहे हैं, आईएमएफ की हिदायत पे हम बजट बनाएंगे। वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि हम आईएमएफ से मुशावरत कर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना भी कह चुके हैं। तो आईएमएफ तो कहता है कि सब्सिडी कल्चर ख़त्म होना चाहिए, टैरिफ, एनर्जी टैरिफ को आप बढ़ाइए ताकि आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो सके, लेकिन हम तो टैक्स रेवेन्यू का हदफ भी हासिल नहीं कर पाए। तो जब बजट में जब आईएमएफ की मुशावरत शामिल हो जाएगी तो हम तवक्कुआत रखें कि बजट अच्छा होगा, इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट होगा। क्या हम तवक्कुआत लगा सकते हैं? की बात कर रहे हैं ना, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये हम सब्सिडी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जिन लोगों से मुकाबला है उसके मुकाबले में हमारी जो प्राइस है वो वर्केबल होनी चाहिए। दिस इज आवर टारगेट। लेकिन हम आपके ये थोड़ी कह हमें आप डिस्काउंट कर दें। अगर मेरे वो लोग जिनके साथ मेरा मुकाबला है एक्सपोर्ट मार्केट में, अगर उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स कम है और पाकिस्तान में उसी चीज के बनाने की पैदावारी लागत ज्यादा है, तो आप खुद बताएं कि क्या वो इंडस्ट्री सरवाइव कर सकती है कंपटीशन में? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन आईएमएफ ने तो हिदायत दी है हुकूमत को कि अगर टैक्स रेवेन्यू को जनरेट करना है तो आपने टैरिफ को बढ़ाना होगा, एनर्जी टैरिफ को बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा कि सनतों को दी जाने वाली जो बिजली है उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया। तो डॉलर जो है वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है, डॉलर भी महंगा हो रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट सनतों पर आ रहा है। एक्सपोर्ट का हदफ हम हासिल नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट हमारी मुतासर हो गई, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल हमारा माइनस में चला गया। तो तवक्कुआत हम फिर भी रखें, एनर्जी टैरिफ में हम कमी कर सकेंगे? क्या हमारी इस वक्त ये पोजीशन है एनर्जी क्राइसिस होने के बावजूद भी? देखिए, मैं आपसे यही तो कर रहे हैं। हमारा यही प्रपोजल है कि अगर हमने इस रियलिटी को सामने नहीं रखा कि एनर्जी की जो प्राइसेस है हमारी कम्पिटिटिव नहीं हुई, तो हमारी जो रही हमारे यहाँ ऑलरेडी एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आ चुका है। ये आपके बिल में एक्सपोर्ट के अंदर ऑलरेडी डिक्लाइन आ गया। क्या हम इस ट्रेंड को जारी रखें कि हमारी एक्सपोर्ट दिन ब दिन कम होती चली जाए? और इसकी वाहिद वजह जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स है। इट हैज टू बी कंसीडर्ड। आपको तवक्कुआत हैं कि ये बजट बिजनेस फ्रेंडली होगा, इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा? आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो तजावीज़ दी हैं, आप समझते हैं कि उस पर अमल किया जाएगा? हमारा काम है तजावीज़ देना और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना विद ऑल द डिटेल्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आप इस बात पे गौर करें, जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है अगर आप उसको एक्चुअली देखें तो क्वांटम के हिसाब से वो पिछले साल वाला भी नहीं है, उससे भी कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और कमर्शियल एक्टिविटीज कम होती चली जा रही हैं। हमें इस पर यही हमारा कंटेंशन भी है। जी बिल्कुल। हमारी इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तारिक यूसुफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया है फराजुर रहमान ने। फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे भी मेरा ये सेम सवाल होगा कि आइंदा
अच्छा, हमें हमारे साथ अब लाइन पर मौजूद नहीं है। मैं फिर से एक बार आपकी जानिब आना चाहूँगी हमज़ा। बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। एक बार फिर से आपसे मैं ये रिपीट करूँगी कि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा ने क्लियरली ये इंडिकेट किया है कि आइंदा बजट में हम लोग टैक्स फ्री बजट नहीं दे सकते, यानी कि आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ने वाली हैं। अगर मिडिल क्लास तबके की बात की जाए, मिडिल क्लास तबका इस महंगाई में भी रो रहा है। अगर आइंदा आने वाले साल में अगर बजट में मज़ीद टैक्स लगाते हैं तो अवाम किस तरफ जाएंगे? लेकिन टैक्सेस तो मजीद लगेंगे, टैक्स फ्री बजट तो हम दे ही नहीं सकते, हमारी इस वक्त पोजीशन ही नहीं है, जी। हमारे पास रिजर्व्स नहीं है, हमारे पास कल भी हमारे रिजर्व्स में कमी हुई है। इस वक्त हमने बैरूनी अदाइयाँ करनी है, मुल्क चलाने के लिए आपके पास इन्फ्लोज आने चाहिए। हमारे ठीक। इन्फ्लोज आते हैं रेमिटेंसेस से, एक्सपोर्ट से और टैक्सेस से। अब अगर टैक्सेस हम कलेक्ट नहीं करेंगे तो हम अपने किस तरीके से हम अपना सर्वाइवल हम कैसे करेंगे? तो टैक्स फ्री बजट नहीं आ सकता। बजट के अंदर आइंदा आने वाले बजट में टैक्सेस लगने जा रहे हैं। नॉन फाइलर को हदफ बनाया जा रहा है, जो नॉन फाइलर नहीं हैं जी। उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। जो सेक्टर्स टैक्स नेट में नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये टैक्स नेट में नहीं आता, ये डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। और बहुत सारे अब सेक्टर जो है ना वो शोर करने लगे हैं, वो पॉइंट आउट करने लगे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आप टैक्स नेट में लाएं। सबसे पहले तो आप उसको डॉक्यूमेंटेड करें, उसको ऑन पेपर लाएं, उसको ऑन सिस्टम लाएं, ताकि आपको जी। पता चले कि किसके पास कितनी ज़मीनें हैं, कौन क्या काज कर रहा है। और एग्रीकल्चर टैक्स को अगर आप लगाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पर तो इससे रेवेन्यू बहुत जनरेट होगा पाकिस्तान पे। ठीक है, ठीक है। हमें जॉइन किया है फराजुर रहमान ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बजट के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं, एक्सपेक्टेड क्या है आइंदा आने वाला बजट? कितना अवाम दोस्त होगा, या फिर आप अपने हवाले से बताइएगा कि बजट कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो है वो न्यूज़ वन का शुक्रिया कि जी। उन्होंने हमारी राय लेने के लिए जो है फ़ोन किया। मैं प्रेसिडेंट हूँ कोरिंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का, और बारहा हुकूमत को ये लिखा है, लेटर लिखा है इसाक डार साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, कि भी हम चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी पे बात करना चाहते हैं, और हमें वही जो इकनॉमिस्ट हैं, जो सियासी इकनॉमिस्ट कहलाते हैं, उन्होंने मुल्क का ये अशर किया है। तो आज हम बैठ के आपको बता सकते हैं कि मुल्क किस किस जगह पे बेहतर तरीके से काम कर सकता है। ठीक। देखिए, स्टैटिस्टिक्स बड़ी सिंपल है। पिछले 25 साल से अगर आप उठा के देख लें, ठीक है ना, तो एक दफ़ा हफीजुर रहमान का आ जाते हैं, फिर दूसरी गवर्नमेंट उसी को ले आती है, फिर उसके बाद जो है शौकत अजीज आ जाते हैं, शौकत तरीन आ जाते हैं, ठीक है ना, फिर मिफ्ता इस्माइल आ जाते हैं, फिर यही आ जाते हैं। तो जब यही लोग ही घूमने हैं और इन्होंने ही इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो मैं तो नहीं समझता दे आर ऑलरेडी फेलियर। तो अब ये चीज़ मिसाल की मईशत से पहले आप मिसाल की मईशत तो चले बहुत दूर की बात है, इससे पहले अगर आप बजट लेके आ रहे हैं तो कम से कम ताजिर तंजीमों के साथ बैठ के मशावरत होती कि जी बजट कैसे लेके आए, कौन सी इंडस्ट्री बूस्टअप करेगी, कौन सी इंडस्ट्री बूस्टअप नहीं करेगी। फराज साहब ये बताएं कि जो बजट आने वाला है इसमें तवक्कुआत हैं कि बजट के अंदर को रिलीफ दिया जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ दिया जाएगा, हमारे पास एनर्जी क्राइसिस हैं, एनर्जी टैरिफ में कमी होगी, क्योंकि हम तो आईएमएफ की मुशावरत से बजट बना रहे हैं। तवक्कुआत आपने रखी हुई हैं? नहीं, बिल्कुल कोई तवक्कुआत नहीं है। मेरे हिसाब से जो है ये बजट जो है ये एक और जो है वो शब खून की हैसियत इख्तियार करेगा। ठीक। और इसमें क्योंकि ज़ाहिर है जब मशावरत नहीं हुई तो फिर अपनी इकोनॉमिक फिगर्स के कैलकुलेटर चला के तो इकोनॉमिक्स में बजट नहीं आता। इसमें बैठ के स्ट्रेटजी के साथ बैठा जाता है और तैयारी की जाती है कि आने वाले वक्त में हमने क्या बेहतरी लानी है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। तो लास्ट टाइम भी जैसे ये इन्होंने शब खून मारा और इम्पोर्ट बंद की अचानक से, जबकि उसका एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर आप क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई टैक्स नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आप क्या तजवीज़ देंगे, क्या कहेंगे कि आइंदा आने वाले बजट में हुकूमत एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या हिकमत अमली अपनाए? देखिए, मैं एग्रीकल्चर पे टैक्स के फेवर पे तो नहीं हूँ, मगर उसको डॉक्यूमेंटेड होने के फेवर में हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड होगा और उनको जो है ये पता होगा कि जी इतना पैसा आपने ज़मीन से कमाया है तो आपने स्टोरेज क्यों नहीं बनाई, आपने आलू और प्याज की प्राइसेस सेम क्यों नहीं रख सकते आप पूरे साल। तो बात यह है कि जब वो अपने आप को आज से 40-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे, जब से पाकिस्तान बना है उस टेक्नोलॉजी पे एग्रीकल्चर में रहेंगे, तो डेफिनेटली उसकी वजह यही है कि आपने उनको बिल्कुल खुला हाथ दिया हुआ। अगर आप उनको डॉक्यूमेंटेड करें और अगर वो उनके ऊपर जो डॉक्यूमेंटेड है हो वो गए फराज साहब तो फिर तो टैक्स देना पड़ेगा।
देखिए डॉक्यूमेंटेड हो, टैक्स को इतना कम रेशो कर दें कि आप जो है उनसे मालूम तो करें। अगर अगर एक मरी से मरी एक जमीन पे 1 लाख रुपए पे एक एकड़ जमीन पे 4 लाख रुपए जो है वो महीना कमाया जाता था। अभी तो जाहिर है रेट बढ़ गए, जी एक एवरेज बता रहा हूँ, कल्टीवेशन का तजुर्बा है मुझे। तो 1 एकड़ जमीन पे 4 लाख रुपए महीना का सालाना कमाया जाता है। तो लोगों के पास तो हजारों 2000 एकड़ जमीन भी है और उसके बावजूद वो मुल्क की माशी सूरत हाल में कहीं पे भी नहीं खड़े हुए। ना पैकेजेस, ना आम, अगर आम एक्सपोर्ट करना है तो जी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ने ही प्लांट लगाना है, तो उसी से वो प्लांट के जरिए ही आम एक्सपोर्ट होंगे। प्याज आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरे आप इश्यूज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप मीट नहीं करते। तो जब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा और इनसे सवाल जवाब नहीं होगा तो कैसे होगा ये? भले टैक्सेस में आप रिलीफ दें, ठीक है ना, कि इतनी कैपेसिटी निकालें, इस रेट पे माल दें, ठीक है ना, फॉर्मूले बनाए जाते हैं ना। बगैर फॉर्मूले के जब आप उनको खुला हाथ दे देंगे तो जी उनके सर पे कोई बोझ ही नहीं है, तो वो काम क्या करेंगे? जी बिल्कुल। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रेसिडेंट ऑफ कोरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री फराजुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना है कि बिज़नेस कम्युनिटी से बैठकर गवर्नमेंट को चाहिए कि बैठकर बातचीत की जाए और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। इसके अलावा बजट में जितने भी टैक्सेस लगने हैं उनके हवाले से भी बिज़नेस कम्युनिटी को आगाह किया जाए। नाज़रीन, हम लोग प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान के मईशत के हवाले से। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ी अहम तजारत के हवाले से एक बड़ी ख़बर आई है और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान से 2 तरफ़ा बाटर तजारत के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके थ्रू पाकिस्तान ईरान से केमिकल, खाद, फल सब्जियाँ, मसाले और इसके अलावा रूस से खाम तेल, LNG, LPG और इसके अलावा जो है वो गंदम दालें भी मंगवाई जा सकेंगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमजा गिलानी और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है COTDAP ज़ुबैर मोतीवाला ने। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1 को टाइम देने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बाटर सिस्टम का जो है वो वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने बहुत अहम पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया है। आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो ये खुशाइन है, जी क्योंकि इसके 2 पहलू हैं। एक तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर्स चाहिए, डॉलर हमारे पास नहीं है, ठीक है? वो डॉलर की अगर आप बार्टर ट्रेड में जाएंगे तो आप अपनी कमोडिटी को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे और सामने वाले को अगर हमको एक्सपोर्ट करना होगा तो इसने बजाय चाइना से खरीदने के, इंडिया से खरीदने से आपके साथ बार्टर के अंदर चीजें खरीदेगा। तो इट्स ए विन विन सिचुएशन। अब इसके अंदर जो आइटम्स जो क्लासिफाई की हैं 26 आइटम हैं और कोई मेरे ख्याल है कोई तकरीबन कोई 34-35 HS कोड नंबर हैं। अगर ये जो है शुरुआत है, ये बिल्कुल सारी चीजें नहीं खोली, कुछ ऐसी आइटम जो वहाँ जरूरत है, कुछ ऐसी आइटम हमें जरूरत है, उनका अभी जो है पहले फेज के अंदर इसको उन्होंने किया है। तो इसके अंदर अब कोई चेम्बर नहीं है, कोई और अथॉरिटी नहीं है। आपके पास अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस है और आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो आप अप्लाई करके अथॉरिटी लेटर अपनी जिस मुल्क से आप कर रहे हैं, अगर आप अफगानिस्तान से कर रहे हैं तो काबुल की पाकिस्तान की एम्बेसी से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा कि मैं ये माल में ले रहा हूँ, और यहाँ से आप उसको माल को एक्सपोर्ट कर देंगे और वहाँ से जो आपकी कमोडिटीज इंपोर्ट कर लेंगे और जो है ना सीधा हो जाएगा। और 90 दिन के अंदर आपको कस्टम के अंदर ये जो ट्रांजेक्शन हैं उनको आपको जो है ना सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा जुबैर साहब, ये बताएं, ये बार्टर सिस्टम से हमारे मुल्की खजाने को कितना फायदा होगा? कुछ एस्टिमेट लगाया है? अभी तो एस्टिमेट नहीं लग सकता, क्योंकि रशिया से काफी बड़ा फर्क पड़ सकता है अगर हमको क्रूड ऑयल की बात करें, ठीक और ईरान जो है उससे भी हमको जो है ना काफी बड़ी मदद मिल सकती है पेट्रोकेमिकल्स के अंदर, जिसमें आपने अभी जैसे जिक्र किया LPG है, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में भी आ सकते हैं। जी ये उतनी क्वांटिटी में हमको ईरान माल एक्सपोर्ट भी करना होगा। बात- अगर मैंने कोई $1000 का मंगवाया तो मैंने $1000 की एक्सपोर्ट भी करनी है। अच्छा। उन चीजों को जो है ना अभी जो है ना विद द टाइम जैसे वक्त जाएगा, पहले तो परमिशन मिल ही नहीं रही थी ना, हो ही नहीं रही थी। कभी सही। चेंबर्स के बारे में बात करते थे, कभी मैं भी गया था ग्वादर के पास और वहाँ बैठ के हमें ग्वादर चेंबर के साथ मीटिंग की, एस्क्रो अकाउंट्स की बात कर रहे थे। अब एवरीथिंग इज गॉन। G2G भी हो सकता है और B2B भी हो सकता है। ठीक। तो B2B हो सकता है तो फिर तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को भी और ईरान को भी इससे बड़ा फायदा होगा। अच्छा जुबैर साहब, बार्टर सिस्टम के जरिए हमारी रीजनल ट्रेड बढ़ेगी। रीजनल ट्रेड करना पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। तो क्या ये जो दायरा है, क्या ये इंडिया तक भी वसअत होगा हमारा मुस्तकबिल में?
देखें, इंडिया के बारे में कोई बात करनी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि तुम्हारे बायलैटरल रिलेशन का मसला है, वरना ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये तो पड़ोसी ममालिक के साथ है। इंडिया भी हमारा बहुत बड़ा पड़ोसी, बहुत बड़ी बॉर्डर लगती है हमें, तो हम इस सिलसिले में तो अगर आप देखें तो रशिया तो पड़ोसी नहीं है। दिस बार्टर ट्रेड इज नॉट विच इज ओनली डन विद द बॉर्डरिंग कंट्रीज, आप दूर वाले से भी कर सकते हैं। अगर बार्टर का मकसद ये है कि जब आपके पास अगर इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं, जब आप उस मुल्कों से काम नहीं कर सकते, जब आप उसके साथ बैठ के, अब रशिया से हम जो ऑयल इंपोर्ट का जो मुसद्दिक मलिक साहब करके आए तो इंशाल्लाह आएगा, बल्कि आ गया एक जहाज, तो वो जो ना 30% लो प्राइस देन द इंटरनेशनल मार्केट है, तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि वो वैसे एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। अब जब ये बार्टर ट्रेड होगी तो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसके बावजूद हम बार्टर की ट्रेड कर सकेंगे बॉर्डर्स के साथ। हमने बॉर्डर मार्केट के अंदर पहली मार्केट भी खोल दी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी और अपना प्रेसिडेंट ईरान भी थे, वो दोनों वहाँ खड़े थे, वो दोनों को हो गया, उसको कर दिया उन्होंने। तो मैं ही समझता हूँ कि जब बॉर्डर ट्रेड के अंदर अगर बॉर्डर मार्केट खुल जाती है तो इसके बाद वो ट्रेड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा, आप समझते हैं जुबैर साहब इस ट्रेड से स्मगलिंग कल्चर खत्म होगा, स्मगलिंग की जो हम देख रहे हैं शरह में इजाफा हो रहा है, ब्लैक मार्केट की वो डिक्रीज होगी उसकी शरह? मेरी यही है कि देखें, जो लोग होते हैं वो बॉर्डर ट्रेड इसलिए करते हैं कि आपके पास बैंकिंग चैनल, अफगानिस्तान की हम बात करते हैं जी, अफगानिस्तान में बैंकिंग चैनल नहीं है, ठीक है। अगर बैंकिंग चैनल नहीं है तो फिर उसको क्या करेंगे, आपने किसी न किसी तरह तो उसको करना है। वो उसको देने के लिए उसका तरीक़ाकार ये है कि उसको जो है ना वहाँ आप उसको वो बार्टर क्वेरी कर ले। अगर आप बैंकिंग के अंदर जरूरत नहीं है, बैंकिंग की कोई जरूरत नहीं, जब बैंकिंग नहीं चाहिए तो आपने मिसाल के तौर पर कोल लेना है और फ्रूट एंड वेजिटेबल भेजने हैं, टेक्सटाइल भेजनी है, वो आपने भेज देंगे, उसी मुताबिक से आप कोल इंपोर्ट कर लेंगे। तो वो जो बैंकिंग का मसला था वो एक्चुअली खत्म हो गया। वही मसला ईरान के साथ है कि बैंकिंग का प्रॉब्लम होता है, यही इसी से तरह से हम उसको ईरान से कर लेंगे। रशिया में भी यही तकरीबन यही मसला है, उसको हम इसी तरह से कर लेंगे। दिस इज टू अवॉइड दी बैंकिंग चैनल्स। और अगर इन ममालिक के साथ अगर हम करते हैं तो उनके लिए भी फायदा है कि वो चीजें अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी चीजें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। हम मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज जो है ना, तीनों कंट्रीज बेनिफिट करेंगी, पाकिस्तान भी बेनिफिट करेगा। बस एक ही मुझे उसमें है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कैवियाट ना आए, करप्शन का एलिमेंट ना हो, तो आई थिंक जो है ना ये बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अभी तो जो पूरा मैंने स्टडी किया उसको, जो SRO आया है उसमें वो रिपोर्टिंग काफी है। उस रिपोर्टिंग के अंदर जो है ना फिर वो जाहिर है, फिर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर अथॉरिटी हुई तो उसको अपने जवाब भी देना हो। तो वो जो चीज है उसको, लेकिन अभी ठीक है, ये आज के लिए ठीक है। जब ये चलेगा, कुछ वक्त निकलेगा तो जो कंप्लेंट्स आएंगी उसके हिसाब से हमको फिर बैठना पड़ेगा। अच्छा, रशिया से हमारे कार्गो जहाज आ चुका है, दूसरा जहाज जो है वो कब तक आने की उम्मीद है जिससे हमारी और तिजारत परवान चढ़े पाक रूस के दरमियान जो हो रही है? वन बाय वन तो उन्होंने काफी लंबी क्वांटिटी ली है, वो आते रहेंगे जहाज, कोई ऐसा वो मसला नहीं है। टाइम फ्रेम या आखिरी जहाज है, पहला जहाज नहीं है, पहला जहाज आ गया बस ठीक हो गया, रास्ता खुल गया, अब आते रहेंगे जहाज। और आप समझते हैं कि इन फ्यूचर बार्टर सिस्टम के जरिए हम और ममालिक को शामिल कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ? जी, जो सामने रेसिप्रोकल होता है ना जी, ऐसा नहीं हो सकता मैं शामिल कर सकता हूँ, वो कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं ना, वो अगर हाँ कहेंगे तो हम कर सकते हैं, वरना थोड़ी कर सकते। कौन कौन से ममालिक से मुशावरत जारी है इस वक्त? इस वक्त किसी से नहीं हो रही, इस वक्त हमने तीन लोगों से किया है। फिर हमारा करीब तो चाइना है, उनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, और तो बाकी आपका CIS कंट्रीज पूरी है जिनके साथ हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सारे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे हम सिट्रस फ्रूट हमारा जाता है, हम वहाँ से कॉटन इम्पोर्ट करते हैं। पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, बट वी हैव टू वेट एंड सी कि ये जो अभी 3 मुल्क के साथ किया है उसमें कितनी कामयाबी होती है, कितना हम उसके अंदर रेगुलेट कर सकते हैं, कितना तरीके के साथ हम काम कर सकते हैं। इन तमाम बातों के बाद ही फिर आगे की इंस्पेक्शन की बात होगी। ठीक है, इन तमाम बातों के बाद आगे की इंस्पेक्शन की बात होगी और बार्टर ट्रेड से पाकिस्तान को आइंदा आने वाले वक्तों में ख़ासा फ़ायदा होगा। अभी 3 ममालिक से ये ट्रेड जो है वो शुरू हुई है, लेकिन आने वाले वक्तों में हम लोग मज़ीद ममालिक से राब्ते में हैं और देखना ये होगा कि आइंदा आने वाले ममालिक से कितने जो है वो राब्ते जो है वो फ़ायदेमंद साबित होते हैं। COT DEP हमारे साथ मौजूद थे। ज़ुबैर मोतीवाला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमजा, आपकी तरफ एक बार फिर से आना चाहूँगी। महंगाई के हवाले से अगर बात करें, महंगाई की शरह जो है वो 7वें आसमान पे है। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो चुकी है। महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, महंगाई को आप इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं
कि आप की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ती हो। मैन्युफैक्चरिंग आपकी सस्ती नहीं है, कास्ट आपकी सस्ती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी गैस टैरिफ के जो प्राइसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और इसी वजह से जो हम इंपोर्ट करके चीज़ें मंगाते हैं तो इंपोर्ट इंटरनेशनल इफेक्ट्स भी हमारी इंपोर्ट पर आते हैं, तो इंपोर्ट भी हमारी काफ़ी महंगी हो गई है जिसकी जी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऑल टाइम हाई है और जाहिर सी बात है डॉलर की जो आप देख रहे हैं कि डॉलर का अनबैलेंस होना, डॉलर जिस तरीके से ऊपर जा रहा है तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये तमाम अवामिल हैं जो महंगाई की वजह बने हैं और महंगाई इसी वजह से ऑल टाइम हाई जा रही है। 1973 में इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का 38.75% था, यानी सही महंगाई उस वक्त 38.75% थी। इस वक्त महंगाई तकरीबन 39 से 40% पे पहुंच चुकी है। अच्छा इस वक्त इदारा तारीख की बुलंद शुमारियात तरीन सतह पे हम रजिस्ट कर रहे हैं महंगाई में और ये मैं सही आपको वाजे कर दूं कि ग्राउंड रियलिटी का अगर मैं बात करता हूं, जी यानी एक आम आदमी को ग्राउंड रियलिटी पर कितनी महंगाई का सामना है, तो सरकारी खातों के मुताबिक तो एदाद शुमार कुछ और हैं, लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूं तो जी ग्राउंड रियलिटी पे एक आम आदमी को 45 से 50% महंगाई का सामना है। 45 से 50% महंगाई का सामना होने का मकसद ये है कि होल सेल मार्केट का रेट बिल्कुल अलग है, ठीक रिटेल मार्केट का रेट बिल्कुल अलग है और कंज्यूमर एंड पे जब चीज़ पहुंचती है तो उसका रेट बिल्कुल अलग बिल्कुल है। अलग कोई है चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। सही सरकारी प्राइस लिस्ट जब आवीज़ा होती है तो उसके मुताबिक तो चीज़ बिकती नहीं है, ना सब्जी बिकती है, ना फल बिकता है, ना अशिया खुर्दनोश की चीज़ें बिकती हैं, ना अजनास की कीमतों में कमी हो रही है, जिसका जब चाहे रेट बढ़ा देता है, कमोडिटीज़ प्राइसेस में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, कभी चावल की कीमत ऊपर चली जाती है ये कह के कि सैलाब की वजह से क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, कभी गंदुम की कीमतें ऊपर चली जाती हैं, जी बहरान पैदा कर दिया जाता है। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। प्राइस कंट्रोल इदारे जो सरकारी हैं वो अगर फाल हो जाए, मुतहर्रिक हो जाएं और जी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक हम लोग कम हो सकते हैं। लेकिन इस बार भी बजट के अंदर जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो भी ज़्यादा रखा जा रहा है। अब हम उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये तो हुकूमत की पॉलिसी को भी डिपेंड करता है, लेकिन महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रही है। बिल्कुल इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ मई के महीने में जो है वो 38% महंगाई ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन इसी हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद बात करेंगे सिगरेट सेक्टर के हवाले से। मिनी बजट जब पेश किया गया था हमारी गवर्नमेंट की जानिब से तो टैक्सेस इतने लग गए थे कि सिगरेट सेक्टर में जो है वो कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका था। हमजा गिलानी स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे जानना चाहूँगी। हमजा, आप क्या समझते हैं आने वाले वक्तों में या फिर जो बजट पेश किया जाएगा उसमें टैक्सेस कम किए जाएंगे सिगरेट सेक्टर पर? देखिए, जब सिगरेट सेक्टर पर टैक्सेस आयद किए गए थे जी तो बड़ा शोर मचा था और जाहिर सी बात है सिगरेट की कीमतों में जब होशरुबा इजाफा हुआ तो जो कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर सिगरेट बना रही हैं तो उन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि आप इन टैक्सेस को या तो वापस लें या तो इन टैक्सेस की शरह में आप कमी करें ताकि हमारी जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जाहिर सी बात है जब सेल ज़्यादा होगी तो टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा, हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है IMF का प्रेशर था 180 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने थे। जी तो ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस हवाले से तजवीज़ भी दी हैं कि सिगरेट सेक्टर के ऊपर जो टैक्स आयद किए गए जी हैं उनको वापस लिया जाए या फिर उनकी शरह में कमी की जाए। तो ये तजावीज़ दी हैं। अब देखें इस बजट के अंदर तवक्कुआत तो हैं कि सिगरेट सेक्टर पर जो है वो कमी की जाएगी, टैक्सेस की कटिंग की जाएगी, टैक्सेस को कम किया जाएगा। जी तो यह बहरहाल हुकूमत के बजट पेश करने पर है। बजट पेश करने पे है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टोबैको रिटेलर्स मुबीन यूसुफ ने। मुबीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, बजट सर पे है और मिनी बजट जब पेश किया गया था तो टैक्सेस बेतहाशा लगा दिए गए थे जिसमें सिगरेट सेक्टर को खासा नुकसान हुआ और मल्टी नेशनल कंपनीज़ को भी जो है वो उनको भी खासा नुकसान हुआ। अब आने वाले बजट में आप क्या समझते हैं कि क्या सिगरेट सेक्टर पे टैक्सेस कम किए जाएंगे या आपके लिहाज से एक्सपेक्टेड बजट क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज से जब अप्रैल के महीने में प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा था जी कि आपने जो 15 फरवरी के मिनी बजट में सिगरेट पे टैक्स को डबल कर दिया है, 200% से 400% कर दिया है, उसको वापस लिया जाए क्योंकि उसकी वजह से सिगरेट रिटेलर्स के कारोबार को बहुत शदीद नुकसान हुआ है और उसकी सेल आधी रह गई है, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो इतना महंगा सिगरेट खरीदने से आ रही है।
तो उसके बाद हमने 19 मई को दोबारा लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को और वजीर खजाना साहब को कि आप हमें मुलाकात का वक्त दें और जी। हमें हमारी जो गुजारिशात है उसको सुना जाए, और तमाम स्टेक होल्डर जो कि सिगरेट से वाबस्ता हैं उन सबको इकट्ठा बुलाएं, हुकूमती अदारों को भी के सरबराहान को भी बुलाया जाए और सबकी बात सुन के ऐसा फैसला किया जाए जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी पूरा हो, सिगरेट रिटेलर्स भी अपने कारोबार को जारी रख सके और कंपनीज भी अपने कारोबार को जारी रखें। सही। तो सिगरेट के जब तक रेट वापस नहीं होते या कम नहीं होते तो जो सिगरेट पीने वाला है उसकी पहुंच से ये कुव्वत खरीद से बहुत ज्यादा बाहर हो चुका है। अच्छा तो मोबिन मेरी साहब, भी- ये बताएं कि जब से ये टैक्सेस लगे हैं तो रिटेल में कितना फर्क आया है? पहले रिटेल कितनी जो आया पहले करती ऐसी हो थी? गई हैं, जो 15-20 हजार रुपए की दुकानदार या 10,000 की सेल करता था वो 5-6 हजार रुपए पे सेल आ गई है। सेल अच्छा। क्योंकि रेट ही डबल हो गए हैं, उसकी वजह से जो खरीदार है उसने इसको लेना बंद कर दिया है। कंपनी के मतलब है कारोबार को भी नुकसान है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को भी नुकसान है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी पूरा नहीं होगा, रिटेलर्स का कारोबार भी जो है वो बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से महंगाई के इस होशरुबा दौर में उसको अपना अखराजात पूरा करने भी मुश्किल हैं। और ऐसी चीज़ है जो कि ये ज़्यादा देर तक अगर कायम रखी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इनकी तादाद लाखों में है। ये 7 लाख रिटेलर पूरे पाकिस्तान में सिगरेट के कारोबार से मुंसलिक है। सही। 50 लाख आदमी कमो बेश इसके साथ वाबस्ता हैं और लोगों का रोजगार अगर नहीं होगा तो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ेगी, जिसकी वजह से तमाम रिटेलर्स को परेशानी आएगी। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि बजट से पहले एक तो मीटिंग सारी बुला के उनकी आरा ली जाए और बजट में इस रेट को वापस लिया जाए। ठीक है, आपका ये मुतालबा है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बजट से पहले बुला के रिटेलर्स को एक मीटिंग की जाए और जी। उनसे उनकी राय ली जाए ताकि जो है बजट में इस कमी को कम किया जा सके। बिल्कुल ठीक। जी, बहुत शुक्रिया मुबीन यूसुफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हम लोगों ने आज बात की बार्टर सिस्टम के हवाले से। बार्टर सिस्टम से पाकिस्तान को खासा फ़ायदा होगा। इसके अलावा बजट में जो है क्या तजावीज़ पेश की जाएंगी आने वाले बजट में। इसके अलावा जो है वो सिगरेट सेक्टर को कितना नुकसान है, हुकूमत ने कितने टैक्सेस आयद किए हैं और आइंदा आने वाले बजट में कितने टैक्सेस आयद मजीद हो सकते हैं, इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। हमजा गिलानी तजियाकार स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जी, इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।